जहां पूरे वर्ल्ड में ट्रंप का तमाशा चल रहा है, वहीं इंडिया में बजट की तैयारी हो रही है। 1 फरवरी को बजट आना है। इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि 1 फरवरी संडे के दिन बजट आ रहा है। इससे पहले 1999 में एक बार बजट आया था, लेकिन वो इंटरिम बजट था जो संडे को पेश किया गया था। यानी कि फुल बजट की हम बात करें तो पहली बार संडे को बजट पेश किया जा रहा है। और उससे भी खास बात, इस बजट के कारण संडे को मार्केट भी खुलेगा, तो ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बजट क्या है? बजट से पहले हम ये जानते हैं कि ये 9th बजट है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का। जी हाँ, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई साहब ने 10 बजट कंटिन्यूस दिए थे। उसके बाद में ये अगले साल ये रिकॉर्ड टूट सकता है। जहां तक फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इंदिरा गांधी ने 1970 में पहली बार बजट पेश किया था एज ए फीमेल, और अब दूसरी बार निर्मला सीतारमण जी ने ये कंटिन्यूस 9th बार बजट पेश कर रही हैं। तो इसका मतलब कि सेकेंड फीमेल है, सेकेंड महिला है जिन्होंने बजट पेश किया है इंडियन हिस्ट्री में। बजट क्या है? बजट सिंपल वर्ड्स में कहें तो आय व्यय का लेखा जोखा है, यानी कि कितना आया, कितना गया और कितना डेफिसिट या सरप्लस रहा, यही बजट है। चाहे वो सरकार का बजट हो, चाहे आपका हो या कहीं का भी बजट हो, बजट का मतलब सिंपल सी यही बात है। यदि सरकार के लिए खर्चा भी है और इनकम भी है, तो इन्वेस्टर्स के लिए या आम आदमी के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए ये यदि खर्चा सरकार के लिए खर्चा है, तो इसका मतलब कि उनको क्या बेनिफिट होने वाला है, इन तीनों को ये इस बजट से पता लगता है। और यदि सरकार इसमें ज़्यादा टैक्सेशन करती है तो इन तीनों पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बजट में इनके लिए क्या आता है। और इसीलिए कि चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे आम आदमी हो और चाहे इन्वेस्टर हो, सभी बजट को बहुत ध्यान से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ राहत आए। हम देखते हैं कि सबसे पहले आम आदमी क्या उम्मीद करता है। आम आदमी उम्मीद करता है कि उसको टैक्स में रिलीफ मिले, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके रोजाना के यूज आने वाली चीजें सस्ती हो, फिर चाहे वो एलपीजी हो, फूड ग्रेन का आइटम हो या रोजाना के काम आने वाली खर्चे की कोई भी आइटम हो। दूसरी तरफ वो चाहता है कि हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग में उसको कुछ ना कुछ रिलीफ मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट वो चाहता है कि इनकम टैक्स में उसको राहत मिले। ये सारी एक्सपेक्टेशन होती है एक आम आदमी की कि वो इन सब से बेनिफिट लेकर कुछ अपना खर्चा बढ़ा सके। रीजन, यदि उसके जेब में पैसा ज्यादा होगा, सरकार कम वसूल करेगी, तो वो उस पैसे को खर्चा करेगी और वो खर्चा पूरी इकोनॉमी में काम करता है। एक अनुमान लगाया जाता है कि यदि एक पैसा बाजार में या इकोनॉमी में आता है तो वो कम से कम 6 लोगों के बीच में सर्कुलेट होता है। इसका मतलब उस पैसे से 6 लोग अर्न करते हैं। तो इसलिए सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखते हैं तो बजट में जितना राहत मिडिल क्लास को दिया जाए उतना अच्छा माना जाता है। सेकंड आते हैं आपको और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स की क्या एक्सपेक्टेशन होती है। इन्वेस्टर हमेशा ये चाहता है कि उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में राहत मिले, इनकम टैक्स में राहत मिले, चाहे वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहा हो वहाँ टैक्सेशन में कुछ राहत मिले, और लास्ट में वो चाहता है कि फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहे, जिससे इकोनॉमी अच्छी रहे और उसको प्रॉफिट होता रहे। और साथ में वो चाहता है कि किस इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिले या किस इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिला उसके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके वो कुछ कमाना चाहता है। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन वो होती है एक इन्वेस्टर की। अब इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इंडस्ट्री यहाँ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है कि बजट में क्या आता है। कोई भी इंडस्ट्री क्या चाहती है, नंबर 1, कॉर्पोरेट टैक्स में उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, कस्टम ड्यूटी में क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसी रहेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना राहत मिल रहा है, यानी कि बिजनेस करने में कितनी सावधानी, कितना आसानी उसको मिलेगी, इस बात को भी इंडस्ट्रीज फोकस करता है। साथ ही वो देखता है कि नए रेगुलेशन क्या है, सरकार का फोकस एरिया क्या है और एग्जेम्पशन उसको कहाँ का मिल रही है। ये सारी चीज़ें बंडल होता है, वहाँ वो एक्सपेक्टेशन लगी रहती है। इसका मतलब सब लोगों को कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। आपकी इस बजट में क्या एक्सपेक्टेशन है, ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों में से जिनसे मैं अभी बात कर रहा हूँ उन पर सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए और इस पर कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए और साथ में अपनी इनकम भी बढ़ानी चाहिए। जब भी हम ये बात करते हैं कि सरकार को राहत देनी चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको सिर्फ टैक्स में कम करके उसको बेनिफिट हो जाएगा या इन्वेस्टर को बेनिफिट हो जाएगा या सामने जो भी पार्टी है उसको बेनिफिट होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखा जाता है कि यदि टैक्स कम करने के बाद में सरकार की टोटल रेवेन्यू में फर्क नहीं पड़ता है या वो बढ़ जाती है तो वो हेल्दी साइन माना जाता है। तो आइए हम कुछ ऐसे ही प्रोविजंस की बात करते हैं जो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हों और साथ में इंडस्ट्री और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हो। यदि इन सब के लिए अच्छा होगा तो सरकार ऑटोमेटिकली विन विन सिचुएशन में जा सकती है। तो आइए सबसे पहले हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप एक बात देख लीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कई तरीके से लगाया जाता है, चेंजेस होता रहता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि डेट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा, इक्विटी का कितना होगा, इन दोनों में डिफरेंस है और साथ में रियल एस्टेट का टैक्सेशन क्या होगा। मतलब कि सबकी अलग अलग डेफिनेशंस है। इंपॉर्टेंट यह है कि यहाँ सभी की डेफिनेशन एक कर देनी चाहिए जिससे
कि ये क्लियरिटी हो कि ये 1 साल, 2 साल या 3 साल जो भी रखना हो, सभी के लिए 2 साल कर दीजिए कि 2 साल के बाद को लॉन्ग टर्म माना जाएगा, उससे पहले शॉर्ट टर्म माना जाएगा। साथ में ये टैक्सेशन जो है उसमें किसी कहीं 12.5% है, कहीं 20% है, ये डिफरेंस खत्म करके एक टैक्स स्लैब कर देना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, किसी भी एसेट क्लास के लिए। स्टार्ट में हमेशा हम ये बात मानते हैं कि सरकार ये चाहती है कि इस टैक्सेशन सिस्टम इतना ईजी हो कि बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड हो, लेकिन यदि हम 4 टैक्सेशन स्लैब लेके बैठे हैं तो ईजी कैसे हो सकता है? तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि सारी टैक्स स्लैब को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेम कर देना चाहिए। मैं यह सजेस्ट करता हूं कि यदि गवर्नमेंट सभी टैक्स स्लैब को 10% कर दे तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। फिर चाहे वो 12.5% हो, चाहे 20% हो। 12.5% पिछले 1 साल में 10 से 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी में बढ़ा के किया गया, लेकिन सरकार को क्या बेनिफिट हुआ? बाजार नहीं चला। यदि बाजार नहीं चलेगा तो 10 से 12 क्यों, 10 से 20 कर दो, आप कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर है कि इक्विटी टैक्सेशन हमेशा लोअर साइड पे होना चाहिए कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़्यादा बेटर तो ये होता है कि इक्विटी पे टैक्सेशन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आज की कंडीशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है। तो हम ये प्रपोज करते हैं कि 10% टैक्सेशन और 2 साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर करके इस सब को एक साथ एक जगह ले आए। साथ में यदि इक्विटी टैक्सेशन है, वो टैक्सेशन पहले 5 लाख रुपए तक, यानी कि यदि किसी इन्वेस्टर को 5 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसको टैक्स फ्री कंसीडर किया जाना चाहिए। आज की तारीख में लगभग 1 सवा लाख रुपए टैक्स फ्री माना जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म को कम से कम 5 लाख रुपए टैक्स फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि आज से पहले तक तो ये टैक्स फ्री हुआ करता था, और यदि टैक्स फ्री हुआ करता था तो एटलीस्ट कम से कम छोटे इन्वेस्टर्स को तो इसको टैक्स फ्री किया जाए। दूसरा मेरा टारगेट क्या है कि दूसरा ये है कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई कंट्रीज में ऐसा प्रोविजन है कि हस्बैंड वाइफ की सेम या जॉइंट आईटीआर लगती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सबसे बेस्ट कंट्रीज है इन टर्म्स ऑफ कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से या लॉन्गेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप की बात करते हैं तो, लेकिन हम दोनों आईटीआर अलग अलग भरते हैं। आप भी यदि जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब हो सकती है 40 लाख रुपए की हो, लेकिन स्पाउस हाउस वाइफ हो, तो इस केस में आपके तो टैक्स लग रहा है, जबकि उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी वो फ्री नहीं कर पा रही है। तो बेहतर ये होगा कि इन दोनों को क्लब करके एक क्लब इनकम टैक्स रिटर्न जानी चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा जो सैलरीड है और साथ में जिनकी स्पाउस वर्किंग में नहीं है, तो उनको टैक्स की एक बड़ी राहत मिल सकती है और जेन्युइन भी लगता है, चाहे वो अर्न करती हो नहीं करती हो, लेकिन घर में तो कंट्रीब्यूट करती है। उनके घर में कंट्रीब्यूशन के कारण आपका हस्बैंड, उनका हस्बैंड बहुत अच्छा काम कर सकता है, और ऐसा यदि होता है तो ये बहुत अच्छे तरीके से मिडिल क्लास द्वारा वेलकम किया जाने वाला स्टेप होगा। थर्ड पॉइंट मेरी एक्सपेक्टेशन है, इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा कंफ्यूजन है। मेरा एक सिंपल सा सजेशन है कि इसको अगले 5 साल के लिए सेम कर देना चाहिए। 0 से 5 लाख तक 0, यानी कोई टैक्स नहीं। 5 से 10 लाख तक 5%, 10 से ऊपर 20 तक 10%, 20 से 30 तक 20% और 30% के ऊपर बिल्कुल 30% फ्लैट स्लैब सभी के लिए आगे हो जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पास सिर्फ सिंपल स्लैब हो गई 5%, 10%, 20% और 30%। कोई 12 और 25 का कोई झंझट नहीं है, सिंपल सी ये है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि कॉर्पोरेट में हायर टैक्स स्लैब 25% की है, जबकि यहाँ पर इंडिविजुअल के केस में 30% आती है। मेरा सजेशन ये है कि इसको कॉर्पोरेट को और इसको एक लेवल पे ले आना चाहिए, जिससे हम लोग ऐसा महसूस नहीं करें कि हमने कंपनी नहीं बना के ठगे से महसूस हो रहा करते हैं हम लोग। जबकि यदि हम कंपनी बनाए तो हमारे लिए भी 25% हो जाएगी, लेकिन कंप्लायंस के कई कारण से या अपने काम में बिजी होने के कारण एक आम बिजनेसमैन कंपनी नहीं बनाता है और वो 30% टैक्स पे करता है। यहाँ सजेशन है कि मैक्सिमम 30% की जगह 25 हो जाए तो बेहतर होगा। चौथा पॉइंट, टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। फिर चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हो वहाँ टीडीएस लगता है, इंटरेस्ट का अर्न करते हो वहाँ टीडीएस लगता है, आपको सैलरी अर्न करते हो वहाँ टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, और ऐसे कई जगह हैं जहाँ टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप बैंक से इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हो वहाँ टीडीएस की कहाँ जरूरत है, क्योंकि बैंक का पैसा बहुत क्लियर है। इसी तरह से यदि इन टीडीएस को फिर भी रखना हो तो मिनिमम रख कर लें, एक स्लैब कर दें कि सारे टीडीएस की 2% की स्लैब होगी, जिससे क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारी स्लैब 2 है। और कई बार यहाँ हमारे साथ क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ 2% स्लैब होगी, लेकिन वहाँ 10% हो जाती है, तो हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे केस में सिंपल सी 2% का टीडीएस कर लो, सभी केस में 2% ही टीडीएस लगाया जाएगा या कट किया जाएगा। इससे सिर्फ कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी होगा, साथ में गवर्नमेंट को पता रहेगा कि कौन
किसने ऐसा काम किया है जिस पे टैक्स लगना चाहिए, लेकिन उसने एडवांस टैक्स पे करके यानी कि टीडीएस पे करके अभी तक रिटर्न नहीं भरा है, उस पर एक्शन लिया जा सके। फोर्थ पॉइंट, रिसेंटली हमने कुछ बाईबैक में पार्टिसिपेट किए हैं। हमने क्या महसूस किया, इन्फोसिस के बाईबैक में आपने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? आपने पसंद किया कि इन्फोसिस का शेयर मैं शेयर बाजार में बेच सकता हूँ, बेच देता हूँ तो वहाँ मुझे 12.5% टैक्स लग रहा है, लेकिन यदि मैं बाईबैक में पार्टिसिपेट करता हूँ तो मुझे 30% टैक्स देना पड़ रहा है। फिर चाहे आप टैक्स पेयर हो या नहीं हो, भाई इसको जस्टिफाइड करने की जरूरत है। चाहे शेयर कहीं भी बेचा हो, यदि उसमें एसटीटी पे की है तो वो 12.5% टैक्स स्लैब में आना चाहिए। बाईबैक के केस में यदि लिस्टेड कंपनी है और बाईबैक करती है, आप एसटीटी का प्रोविजन ले आइए कि वहाँ एसटीटी पे करना होगा, बाकी टैक्स स्लैब तो वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसे भी क्लाइंट की या इन्वेस्टर की पोजीशन है उसमें करना चाहिए। इस बारे में आपका क्या राय है जरूर बताइएगा। आप में से कई लोगों ने इन्फोसिस में पार्टिसिपेट नहीं किया ओनली बिकॉज ऑफ टैक्स। और इसी तरह से न सिर्फ इन्फोसिस में आपने हमने बल्कि मैनेजमेंट ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। रीजन, उनके एम्प्लॉय ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, सिर्फ टैक्सेशन। ये जस्टिफाइड नहीं है, इसको जस्टिफाइड करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यदि ये वीडियो अभी तक आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और हाँ, यदि आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट में कई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। ये इंडिया की जान है। यदि ये इंडिया की जान है तो इस जान में जान डालने की जरूरत है। जान कैसे डाला जा सकता है? नंबर 1, इनको चीप लोन दिया जा सकता है, सस्ता लोन मिलना चाहिए। इस लोन को 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बल्कि 5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, इसमें टैक्स एग्जम्पशन या टैक्स रिलीफ देने की जरूरत है। यदि इनकम टैक्स स्लैब इन बाकी सब लोगों के 25% है, इनके लिए स्पेशली 15% होनी चाहिए, जिससे ये सेगमेंट ग्रो करे। क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि किसी ने आपको जॉब दिया है तो इसी सेगमेंट में दिया है। थर्ड है कि यदि ये एमएसएमई टेक्नोलॉजी को या इनोवेशन को यूज करती है तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इनको सब्सिडी देना, ताकि ये सर्वाइव कर सके उनके सामने जो शायद ये पे नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, आज सरकार को सबसे ज़्यादा जरूरत है एक्सपोर्ट की, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई है तो ये मान के चलिएगा सरकार को चाहिए कि उन्हें प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लेके आए। और एमएसएमई के इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी अलाउ करना चाहिए, जिससे एमएसएमई को पैसा मिल सके और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। और यहाँ एक बात और ध्यान देना चाहूँगा कि एमएसएमई का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि वो उधार में माल तो बेच देता है लेकिन उधार की वसूली नहीं हो पाती है। इसमें सरकार पिछले सालों में कुछ प्रोविजंस लेके आई है जिसमें 45 डेज में इनको पेमेंट करना कंपलसरी माना गया है या दिया गया है। तो इसी तरह की ये प्रमोशनल स्कीम यदि उनकी उधार नहीं डूबे, इस तरह का कोई गारंटी सरकार प्रोवाइड कर सके या उस तरह का कोई अरेंजमेंट कर सके तो शायद बहुत अच्छा होगा। और यदि एमएसएमई बढ़ गया हमारे यहाँ तो मान के चलिएगा कि ये भारत की नब्ज है। अब आता है एज ए इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ पर टैक्सेशन में बहुत बार फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। ये चेंजेस नहीं करके अगले 5 साल का एक रोड मैप बना के एक टैक्सेशन कर देना चाहिए, जिससे ये इंश्योर रहे कि अगले 5 साल तक टैक्स स्लैब भी हो और उसी के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने प्रोडक्ट लेके आ सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ 5 साल तक सेम टैक्स स्लैब रहनी चाहिए म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिफरेंट एसेट क्लास में डिफरेंट है, डेट में डिफरेंट है, इक्विटी में डिफरेंट है और रियल एस्टेट, हालांकि ऐसा कोई फंड नहीं है लेकिन रियल एस्टेट में डिफरेंट है। साथ में इसमें इक्विटी का रेशियो कि 65% इक्विटी कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज हाइब्रिड कंसिडर किया जाएगा। बहुत कंफ्यूजन है इसमें। ये सब सेम स्लैब, जैसा कि पहले भी मैंने कहा है कि कैपिटल गेन में सेम स्लैब होनी चाहिए कि यहाँ 1 साल या 2 साल कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रख सकते हैं, लेकिन टैक्स स्लैब सेम होनी चाहिए। जैसा कि 12.5 इस समय यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी में है तो मैं प्रपोज करता हूँ कि 10% सालाना यदि इनकम टैक्स हो, 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो तो बेहतर होगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है डबल टैक्सेशन। जरा आप सोचिए कि आप एक पार्टनरशिप फर्म रन करते हैं, उसमें कमाते हैं, जितना कमाते हैं उसका 30% टैक्स पे करते हैं और टैक्स पे करने के बाद में जो भी पैसा बचता है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब ये पैसा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो आपको लगता है कोई टैक्स दिया, पार्टनर को दोबारा से कोई टैक्स देना होता है? अपनी पार्टनरशिप फर्म की इनकम पर नहीं देना होता है। कंपनी क्या है? कंपनी भी तो ऑनरशिप है शेयर की। शेयर यदि ऑनरशिप है, यदि आप किसी कंपनी के ऑनर हैं यानी कि शेयर होल्डर हैं और कंपनी ने कमाया, कमाने के बाद में उसने 25% इनकम टैक्स पे किया, 25% इनकम टैक्स पे करने के बाद में वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है किसको? अपने पार्टनर्स को, अपने शेयर होल्डर को। उस पर दोबारा से टैक्स लगता है एज पर स्लैब या एज पर 12.5% या जो भी स्लैब लगता है। ये डबल टैक्सेशन है।
ये डबल टैक्सेशन खत्म होना चाहिए। इसी तरह यदि कंपनी शेयर को बायबैक करती है तब तो उस पर डिफरेंट टैक्सेशन है, लेकिन यदि कंपनी की जगह बाजार में शेयर बिकते हैं डिफरेंट टैक्सेशन है, जिस बारे में मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ अभी पिछले पॉइंट में कि ये बायबैक हो चाहे शेयर स्टॉक एक्सचेंज बिके हो, टैक्सेशन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेम होना चाहिए, वही करना चाहिए प्रोवाइडेड कि कंपनी लिस्टेड हो। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये पॉइंट हालांकि कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है प्रीवियस पॉइंट को, लेकिन मेरा ये सजेशन है डबल टैक्सेशन हटना चाहिए और साथ में टैक्स स्लैब सेम होनी चाहिए, चाहे वो शेयर कहीं भी बिके हो, एसटीटी उसमें पे होने के बाद में। गोल्ड एंड सिल्वर, जी हाँ, टॉक ऑफ द टाउन तो रहा है। जरा सोचिए, पिछले साल इस पर 14% टैक्स स्लैब हुआ करती थी, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी हुआ करती थी। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इसको घटाकर 14 से 6% कर दिया गया, यानी कि अब इंपोर्ट करना सस्ता हो गया। 14 से 6% कम हुआ, तो उस साल आपको याद होगा लास्ट ईयर बजट के बाद में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस में 8-9% के डाउनफॉल देखने को मिला। वो डाउनफॉल तेजी मंदी का नहीं था बल्कि टैक्स स्लैब का था। आज वो 6% है। उस समय लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट को सोवेरेन बॉन्ड को बाईबैक करना है, इसलिए टैक्स स्लैब कम करके अपनी लायबिलिटी 8-9% से कम कर रही है, चाहे कोई भी रीजन रहा हो। हमेशा ये ज़्यादा टैक्सेशन तकलीफदेही होता है। बेहतर है ये 6% भी 4% या 3% पर लेके आया जाए। यदि जीएसटी 3 है उसी तरह से इसको भी 3% कर देना चाहिए, जिससे कि एक रीजनेबल प्राइस पर इंपोर्ट होकर गोल्ड और सिल्वर इंडिया में आ सके। आपने देखा है यदि हमारी कंट्री के पास गोल्ड सिल्वर होगा, चाहे आपके पास हो चाहे सरकार के पास हो, ये कंट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि हम डॉलर में या और किसी वे में पैसा रखते हैं, उससे बेहतर है कि गोल्ड सिल्वर में रखें, न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए, न सिर्फ कंट्री के लिए, बल्कि इंडिविजुअल के लिए भी। तो इसलिए बेहतर है कि इसको बहुत लिमिटेड रखना चाहिए। मैं जितने भी लेडीज इसमें सुन रही है, मैं उनसे पूछता हूँ, यदि आपका गोल्ड इस बजट के बाद में आपका गोल्ड जो नया परचेज करने वालों 3% सस्ता हो जाए, कैसा रहेगा? यदि अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि गोल्ड टैक्सेशन इंपोर्ट ड्यूटी 3% ऑनली। शायद महिला होने के नाते ये आपकी आवाज़ सुन सकें और आपके लिए ये काम आ सके। इसी तरह जब आप गोल्ड ऑर्नामेंट परचेज करने आते हैं तो उस पर 3% से जीएसटी लगता है। मैं यहाँ प्रपोज करता हूँ कि ये जीएसटी आप महिलाओं को ध्यान में रखते हुए या घर की मिडिल क्लास लेडीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं प्रपोज करता हूँ सरकार से कि ये 3% की जगह सिर्फ 1% जीएसटी लिया जाए। इससे सरकार को सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि 3% टैक्सेस के कारण कई लोग बिल नहीं लेते हैं, जबकि यदि 1% ही होगा तो बहुत रीजनेबल होता है, सब लोग बिल लेना पसंद करेंगे और हो सकता है कि एक्चुअल बिलिंग बढ़कर 3x हो जाए तो सरकार की रेवेन्यू में फर्क नहीं होगा, लेकिन सारी चीज़ें ऑनलाइन यानी कि बुक्स में आ जाएंगी और ये सरकार के लिए और देश के लिए दोनों के लिए अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में एज इन्वेस्टर हम क्या चाहते हैं? यदि मैंने पहली बार मकान लिया है तो मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं यही प्रपोज करता हूँ कि यदि फर्स्ट टाइम मकान के बायर हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाना चाहिए, फिर चाहे वो इंटरेस्ट रेट में ही क्यों ना हो। दूसरी बात, इस समय पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में हाउसिंग की लिमिटेशन है या कमी रहती है हमेशा। क्यों ना यदि आप में से कई इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको एक और ऑप्शन दिया जाए कि वो प्रॉपर्टी बनाकर रेंट पे चढ़ा दें, और इसके लिए आपको ये किसी तरह का टैक्स एक्सेप्शन मिल जाए तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। और यदि ये मोटिवेशन मिलता है तो न सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा होगा बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। या जरा सोचिए, जब एक मकान बनता है तो उसमें क्या क्या चीज़ नहीं लगता है, यानी कि कितने लोगों का प्रोडक्ट बिकता है। जरा सोचिए, यदि देश में 1 करोड़ नए मकान बनने लग जाए तो 1 करोड़ के हिसाब से आप देख लें कि कितने नल लगने वाले हैं, कितने पानी की टंकियां रखने वाली है। ये सारी चीजें इकोनॉमी को बूस्ट करती है, तो ये एक छोटा सा मूव बहुत बड़ा मूव दे सकता है। यहाँ एक्सपेक्टेशन में एक और बात करना चाहूंगा कि आज हम शेयर खरीदते हैं, जरा सोचिए कि पुराने ज़माने में हम शेयर कैसे खरीदा करते थे। हमने शेयर खरीदा, फिजिकल फॉर्मेट में आता था, उसमें से कुछ डुप्लीकेट निकलते थे, कुछ में सिग्नेचर डिफर होता था, इस कारण से शेयर्स का काम उतना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन आज क्या हो गया कि आपके डीमेट अकाउंट में शेयर है, आपका रिलायंस और मेरे डीमेट में पड़ा हुआ रिलायंस में कोई फर्क नहीं है, यानी कि क्वालिटी दोनों की सेम है, कोई बेड डिलीवरी नहीं है, कोई भी फ्रॉड होने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेशनल डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मिशन, इसके तहत सरकार को सारी प्रॉपर्टीज को डिजिटल करके और उसको डीमेट में कर देना चाहिए। फिर यदि आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाएं तो क्वालिटी ऑफ पेपर्स की आपको टेंशन नहीं है, ना आपकी बैंक को टेंशन है। ये डीमेट में, आपके डीमेट में वो प्रॉपर्टी के पेपर्स आ जाएं या प्रॉपर्टी के डीमेट एंट्री आ जाए, जरा सोचो कैसा रहेगा। और साथ में उसके साथ साथ एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज बन जाए जो प्रॉपर्टी में काम करता हो, आप जो भी सौदा करें वहाँ उस सौदे को डाल दें कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है और इन पार्टी से खरीदी है, तो उस पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स
स्टॉक एक्सचेंज में यानी कि लैंड स्टॉक एक्सचेंज में जमा देवें और हमारा रोल ये होना चाहिए हम वो पैसा स्टॉक एक्सचेंज में जमा दें, स्टॉक एक्सचेंज हमें डिलीवरी दे किसकी प्रॉपर्टी की यानी कि डीमेट फॉर्म में और उसको पैसा दे। ज़रा सोचिए कितनी रिस्क खत्म हो जाएगी किसी भी प्रॉपर्टी की डील करने में। बस यही चाहिए, यदि ये हो गया तो समझिए कि प्रॉपर्टी सेक्टर को कितना बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि आज पूरा वर्ल्ड में डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। ये मान के चलिए कि पूरा वर्ल्ड एक वर्ल्ड वार 3 पे खड़ा है। ऐसे में अपने आप को अपनी कंट्री को को सुरक्षा देना गवर्नमेंट का काम है और इसलिए डिफेंस सेक्टर हमेशा 2-3 सालों से स्पेशल फोकस में और इस साल भी स्पेशल फोकस में रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस डिफेंस सेक्टर में कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए। डिफेंस सेक्टर में 74% एफडीआई है। क्या ये बढ़ाया जा सकता है? ये सरकार को कॉल लेना है, क्या उसको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। अदरवाइज डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज को स्पेशल बेनिफिट दिया जाना बहुत जरूरी है। आज ड्रोन सबसे पावरफुल डिफेंस इक्विपमेंट बन गया है, बल्कि अटैकिंग इक्विपमेंट बन गया है। इसके लिए ड्रोन शक्ति मिशन के तहत कम से कम 10,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत है कि ड्रोन की टेक्नोलॉजी में को बहुत ज़्यादा और बहुत एक्टिवली यूज किया जाए। आपको क्या लगता है कि ड्रोन पर ध्यान दिया जाना चाहिए? यदि हाँ, तो आप मुझे बताइए कि वो कौन सी कंपनी है इंडिया में जो ड्रोन शक्ति पे काम करती है और यदि इसमें कुछ बेनिफिट आता है, जिसको बेनिफिट मिल सकता है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो कुल मिलाकर ये सारी एक्सपेक्टेशन है जो आपकी हमारी सबकी होनी चाहिए एज ए आम आदमी की तरह, और मुझे लगता है कि सरकार इस वीडियो को सुनेगी। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि न सिर्फ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बजट तो आ जाएगा, एक दिन का होगा, लेकिन बजट सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है बल्कि एक डायरेक्शन है कि सरकार देश को कहां लेके जाना चाहती है या इकोनॉमी को कहां लेके जाना चाहती है। और ये आइडिया एक बार यदि सरकार से आपको मिल जाए तो फिर आपके लिए, फिर चाहे आप इन्वेस्टर हो, बिजनेसमैन हो या आम आदमी हो, आप सभी को ये पता लगेगा कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि डायरेक्शन पढ़ना आपका काम है, समझना आपका काम है। बजट आएगा चला जाएगा, बजट का दिन यानी कि 1 फरवरी आएगी चली जाएगी, लेकिन उसके बाद में उसके इम्पैक्ट को समझेंगे तो हम न सिर्फ एक अच्छे इन्वेस्टर होंगे बल्कि एक अच्छे कंज्यूमर और एक अच्छे आम आदमी भी होंगे। बजट में एक्सपेक्टेशन तो सबकी होती है, लेकिन मीट सबकी नहीं हो पाती है एक्सपेक्टेशन। यदि ऐसा होता है तो आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। यदि इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम इन एक्सपेक्टेशन, इन टारगेट को जरूर पूरा किया जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि बजट आना अलग बात है, लेकिन बजट पेश कर देना अलग बात है। उसका एग्जीक्यूशन अगले 1 साल तक हो पाता है नहीं हो पाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सरकार को सिर्फ और सिर्फ बजट देने में नहीं, बजट के एग्जीक्यूशन जैसा वो चाहती है, जो बजट डॉक्यूमेंट में लेके आई है, वो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग पूरे साल काम कर सके और वो एग्जीक्यूशन में इंप्लीमेंट किया जा सकते हैं, एग्जीक्यूट किया जा सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूं तो बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ होता है, किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन फायदा वही उठाता है जो न सिर्फ सुनता है बल्कि उसको ध्यान से समझने की कोशिश करता है। तो जब भी बजट आए आप बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, हम ट्विटर पर अलर्ट रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया हो तो अभी कर लीजिएगा, क्योंकि बजट अपडेशन लाइव हम ट्विटर पे आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, बजट सुनना ईजी है, 2 कान दिए हैं भगवान ने, दोनों से सुन सकते हैं, लेकिन उसको समझना और प्रॉफिटेबल बनाना उतना इजी नहीं है, क्योंकि यदि आप सुनेंगे तो समझकर ही उसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, और इसके लिए आपको ट्विटर पे हमें फॉलो करने की जरूरत है। अब आप बताइए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि बजट सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि आंकड़ों का खेल ही नहीं है, बल्कि आंकड़ों के आगे भी बहुत कुछ है। ये मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करता है। बजट के दिन बाजार रिएक्ट करेगा, लेकिन असली वेल्थ क्रिएट होगी बजट के दिन, बजट को सुनकर रात में उसको ढंग से समझकर अगले दिन जब आप एक्शन लेंगे तो अगले 1 साल के लिए वेल्थ क्रिएशन का काम करेगा ये बजट। यानी कि कोई भी बजट हो वो अगले साल के लिए रोड मैप तैयार करता है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बजट के बारे में और बजट के जो प्रोविजंस आए उसके बारे में। तब तक ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें प्रेम देता है, हमें अच्छा लगता है। तो आपका ये प्यार यूं ही बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।